राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। अब तक हम इष्टकाल निकालना और लग्न निकालना सीख चुके हैं। अब हमें भयात भवोग ज्ञात करना सीखना है। आज हम भयात और भवोग ज्ञात करना सीखेंगे। वैसे तो कहने के लिए एक बार में सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि भयात ऐसे निकलता है और भवोग ऐसे निकलता है, किंतु जब आप ज्ञात करने बैठते हैं तब आपको भिन्न भिन्न स्थितियां होती हैं। कभी नक्षत्र का क्षय हो रहा होता है, कभी नक्षत्र की वृद्धि हो रही होती है और सामान्य स्थिति होती है। तीन स्थितियां होती हैं। एक सामान्य स्थिति है कि कल नक्षत्र का किसी भी समय आरंभ हुआ और आज भी लगभग उसी समय से थोड़ा कम या अधिक समय तक वह नक्षत्र रहेगा। नक्षत्र का तात्पर्य है चंद्रमा उस नक्षत्र में रहता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहता है वही नक्षत्र उस दिन का कहा जाता है। आज आरंभ हुआ, अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश किया, कल अश्विनी नक्षत्र से भरणी में प्रवेश करेगा, कल अश्विनी से निकल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नक्षत्र में जब प्रवेश किया वो हुआ आरंभ, नक्षत्र का आरंभ का, और जब नक्षत्र से निकल गया अगले नक्षत्र में जब प्रवेश करता है तो वो होता है नक्षत्र समाप्ति काल। पंचांगों में नक्षत्र समाप्ति काल दी हुई रहती है, दंडफल में हो और घंटा मिनट में भी हो, दोनों हो सकता है। और अधिकतर पंचांगों में, अधिकांश पंचांगों में दंडफल में मान भी रहता है और घंटा मिनट में समय भी रहता है। दंडफल मान का तात्पर्य है सूर्योदय से इतने दंडफल तक यह नक्षत्र है, और घंटा मिनट का तात्पर्य है कि स्थानीय समयानुसार इतने बजे तक अमुक नक्षत्र है या उस नक्षत्र में चंद्रमा है। सामान्य स्थिति में सरलता से निकाल सकते हैं। मान लिया जाए यदि पिछले दिन अश्विनी नक्षत्र का आरंभ हो रहा है, अर्थात वहाँ पर आपको मिलेगा रेवती इतना दंडफल। मान लिया जाए पिछले दिन के लिए लिखा हुआ है रेवती 25 दंडफल, और अगले दिन आपको अश्विनी नक्षत्र मिलेगा। अश्विनी नक्षत्र का दंडफल वो 28 हो, 30 हो, जिस प्रकार से जो भी हो। तो इसका तात्पर्य हुआ कि अश्विनी नक्षत्र आरंभ कहाँ से हुआ, आज है, जो भी दंडफल हो उसका 28 दंडफल हो या जो भी हो, वहाँ तक उतने दंडफल तक आज अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा है, आज का नक्षत्र अश्विनी उतने दंडफल तक है। इसका आरंभ कहाँ हुआ, इसका आरंभ हुआ जहाँ रेवती समाप्त, कल जहाँ 25 घटी पल के पर रेवती समाप्त हुई, वहीं से अश्विनी आरंभ हुई, और इसी को भवोग कहा जाता है। एक नक्षत्र के आरंभ से लेकर समाप्ति पर्यंत की जो अवधि होती है, कालखंड जो होता है, वो भवोग कहलाता है। उस नक्षत्र मान को भवोग कहा जाता है। और इसमें से जो जन्म नक्षत्र ज्ञात हुआ कि अश्विनी में, मान लिया जाए जो भी दंडफल था 28 दंडफल मान लेते हैं, 28 दंडफल था और 20 दंड पर किसी का जन्म हुआ, तो उतने दंडफल तक नक्षत्र का कितना भाग निकल गया, इसको भयात कहते हैं। जब से आरंभ हुआ और जन्म समय तक नक्षत्र का कितना भाग व्यतीत हो गया वह भयात है, बीत गया, भूत हो गया। और जो शेष बचा हुआ है वह भवोग्य होता है। भवोग नक्षत्र मान है, नक्षत्र 7 दंड है, 59 दंड है, 65 दंड है, जो भी है वो भवोग है। भयात जन्म समय तक नक्षत्र का व्यतीत भाग, जितना भाग नक्षत्र बीत गया वो भयात है। जितना शेष है नक्षत्र मान, जन्म समय से आगे नक्षत्र जितना समय रहने वाला है वह भवोग्य हो जाता है। तो गणना में भयात व भवोग दो ही लिया जाता है, भवोग्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और
भवोग निकाले तो भी भयात ज्ञात कर सकते हैं, या भयात निकाले तो भवोग भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि भवोग्य के आधार पर ही गणना करनी हो तो भवोग्य से भी गणना की जा सकती है। भयात भवोग का दो प्रयोजन होता है, एक दशांतर दशा ज्ञात करना, दूसरा चंद्र स्पष्ट करना। चंद्र स्पष्ट करने के लिए भी भयात भवोग की आवश्यकता होती है, और यदि चंद्र स्पष्ट न भी करना हो, विभिन्न वर्ग नवांश इत्यादि नाम भी बनाना हो, सप्तवर्गीय जन्मपत्रिका नहीं भी बनानी हो, तो भी दशांतर दशा अवश्य ही ज्ञात करनी होती है, और इसके लिए भयात भवोग की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। एक नवांश मात्र भी बनाना है, नवमांश वर्ग भी बनाना है, तो भी चंद्र स्पष्ट की आवश्यकता होती है, और तब चंद्र स्पष्ट करना पड़ता है। लेकिन यदि नवमांश ज्ञात न करना है तो चंद्र स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम अभी पिछले आधार से, पिछली जो गणना हमने किया था 19 जनवरी 2025 के लिए, जिसका इष्टकाल और लग्न हम निकाल चुके हैं, उसी के इष्टकाल पर भयात और भवोग आज निकालेंगे। 19 जनवरी 2025, समय दिन के 2:42 बजे 14:42, और इष्टकाल था 20 दंड 6 पल 20 विपल। यहाँ पर अब हम इस विपल को नहीं रखेंगे, इसकी आवश्यकता नहीं है। गणित 2 अंकों में ही किया जाता है। तीसरा अंक परिणाम जो होता है वो 30 से कम हो, 60 पूरा है तो 30 से कम हो तो त्याग देते हैं, 30 से अधिक हो तो उसका एक इधर ले लेते हैं। यदि 30 से अधिक पर विफल होता तो 7 पल कर लेते हैं। अर्थात हमारा इष्टकाल है 20 दंड 6 पल, और इसी से हम भयात भवोग ज्ञात करेंगे। वैसे तो जो स्थिति पंचांग में होगी उसी स्थिति के अनुसार हम ज्ञात करेंगे, लेकिन इसके साथ ही यदि भिन्न स्थिति होती, सामान्य स्थिति से अलग स्थिति होती, तो कैसे करते, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर नक्षत्र ज्ञात करना है कि नक्षत्र है कौन सा। इष्टकाल है 20/6, नक्षत्र 19 जनवरी को उत्तरा फाल्गुनी है, जिसका मान है 26/40। उत्तरा फाल्गुनी 26/40 गणपल है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, छब्बीस 40। ये क्या है, यहाँ पर समय भी दिया हुआ है, संध्या 5:24 बजे तक घंटा मिनट में जो है ये स्थानीय समय है। समय के से भी निकालना चाहे तो समय से भी ज्ञात कर सकते हैं। समय से भी ज्ञात करके उसको फिर अंत में घटी पल बना लेंगे 2.5 से गुना करके। इष्टकाल हमारा दंडफल में है तो दंडफल से ही ज्ञात करेंगे, दंडफल दिया हुआ है। यद्यपि समय से ज्ञात करने पर थोड़ा अंतर होता है और अधिकतम शुद्ध समय के आधार पर जो ज्ञात करेंगे वो होता है, लेकिन जो विधि है उसके अनुसार दंडफल के आधार पर ही ज्ञात किया जाता है। हम इसी विधि से ज्ञात करेंगे, दंडफल के आधार से ही हम ज्ञात करेंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र समाप्त हो रहा है 19 जनवरी को 26 दंड 40 पल पर। हमें आवश्यकता अब होगी कि इसका आरंभ कब होगा। ये तो समाप्ति काल है, आरंभ कब होगा, तो इससे पहली नक्षत्र जो होती है वो होती है पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी जब समाप्त हुई, अर्थात चंद्रमा जब पूर्वा फाल्गुनी से निकल गए तभी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर गए, तो उत्तरा पूर्वा फाल्गुनी के का समाप्ति काल जो होगा वो उत्तरा फाल्गुनी का आरंभ काल होगा।
अब हमें आवश्यकता हो यहाँ पर, तो ये तो एक चीज़ स्पष्ट हो गया, इस नक्षत्र में जन्म है अथवा नहीं है। ये तो 19 जनवरी का नक्षत्र है, इतना मान। यदि इष्टकाल इससे अधिक होता, यदि इष्टकाल 27, 28 दंड इत्यादि होता तो ये जन्म नक्षत्र नहीं होता। तो जन्म नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी के पश्चात हस्त आता है, हस्त होता, तो हस्त नक्षत्र होता। नक्षत्र मान इष्टकाल से अधिक है, इस कारण जन्म नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी ही है और हमें भभोग भयात उत्तरा फाल्गुनी का ही ज्ञात करना है। यदि इष्टकाल अधिक होता 27, 28, 29, 30 तो ये समाप्ति काल होता और हस्त का आगे का हम लेते हैं। हस्त में प्रवेश कर रहा है चंद्रमा, इस दिन हस्त नक्षत्र आ रहा है, जन्म नक्षत्र हस्त होता, इसी के अंदर इष्टकाल है अर्थात जन्म नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी ही है। इसलिए हमें अब पूर्व नक्षत्र की भी आवश्यकता होगी। पूर्व नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है जो 18 तारीख को 21 दंड 6 पल है, पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी 21 दंड 6 पल। यहाँ से उत्तरा फाल्गुनी आरंभ हुआ, समझ लीजिए, उत्तरा फाल्गुनी का आरंभ कहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ, समाप्ति कहाँ हुआ, यहाँ पर हुआ। ये एक दिन पहले का है, ये 18 जनवरी का ही है, ये 18 जनवरी का ही है। 18 जनवरी को पूर्वा फाल्गुनी जहाँ समाप्त होती है वहीं से उत्तरा फाल्गुनी का आरंभ होता है और 19 जनवरी को उत्तरा फाल्गुनी यहाँ पर जाकर समाप्त होती है। इसके अंतर को निकालेंगे तो वो भभोग होगा। यहाँ से यहाँ तक का जितना समय कालखंड होता है वो उत्तरा फाल्गुनी का भभोग है। यहाँ तो 26 में से 21 दंड 6 पल घट रहा है, सरलता से निकाल लेंगे कि ये सरलता से निकल जाएगा। इसको यहाँ यहीं पर घटाकर 60 जोड़ देंगे, वो भभोग हो जाएगा। लेकिन यदि ये अधिक भी हो सकता है और तब इस सरलता से इसको घटाना संभव नहीं है। इसको कैसे करें? जो विधि है वो इस प्रकार है कि 60 में से इसको घटाएं। 60 क्या, 60 दंडफल में से जो गत नक्षत्र का दंडफल मान हो, दंडादिमान, उसको ऋण करेंगे और उसमें वर्तमान नक्षत्र का मान योग कर देंगे तो भभोग निकल जाएगा। उसी में इष्टकाल योग कर देंगे तो भयात निकल जाएगा। उसी में इष्टकाल योग करेंगे तो भयात होगा। अब देखिए 60 में से इसको घटाना है, 60 दंडफल और गत नक्षत्र का मान घटाना है 21 6, इसको घटाना है इसमें 21 6 गत नक्षत्र मान। यहाँ पर यह ध्यान रखिए वर्तमान नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है, इसीलिए पूर्वा फाल्गुनी का मान यहाँ पर ऋण करेंगे, घटा रहे हैं। यदि हस्त नक्षत्र जन्म होता तब यहाँ पर गत नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नहीं होती, उत्तरा फाल्गुनी होती और उत्तरा फाल्गुनी का मान 26-40 शेष करते। इसका ध्यान रखना है। यहाँ 60 में से 6 में 54 और यहाँ 59 हो गया, 59 में से 21 गया 38। हम यहाँ पर सरलता से इस प्रकार से कर लेते हैं। करने की विधि है कि इधर से एक दंड पल बनाकर ले लिए, घटाने की विधि। 60 हो गया, 60 में से फिर 6 जीरो है, इधर 0, 0 में से 6 नहीं घटने वाला है तो 60 का 6 का 1 ले लिए। अब ये 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर 5 है, 5 में से 0 गया 5, 54 हो गया। इधर अब 9 है, 59 है, ये अब 60 नहीं है क्योंकि एक दंड इधर चला गया। 59 के 9 में से 1 घटा 8,
और ये अब 6 नहीं है, अब 5 है। 5 में से 2 गया 3। इस प्रकार से घटाव किया जाता है, जोड़ किया जाता है इधर उधर करके। ये तो समझने की बात है और जानते ही होंगे। बीते दिन का नक्षत्रमान, ये बीते दिन का नक्षत्रमान है कि 18 तारीख को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इतने इतना समय उसका निकल चुका है। अब 19 तारीख को आना है, इसी में ये जोड़ देंगे। ये जो निकला, ये जो नक्षत्रमान है, इसका योग कर देंगे तो भभोग हो जाएगा। और इष्टकाल इसी में जोड़ेंगे तो भयात हो जाएगा। जैसे 2 जगह कर लेते हैं, अब इसको एक जगह तो है ही, एक जगह और कर लेते हैं। 38 54 दोनों जगह करते हैं। यहाँ पर भयात, यहाँ पर भभोग। भयात के लिए इष्टकाल को जोड़ना है। इष्टकाल है 20 6 जोड़ देंगे, यहाँ पर 7 हो जाएगा। 54 6 7 हो जाएगा तो 0 कर देंगे। एक दंड हो गया, एक दंड इधर चला जाएगा। 38 20 58 और एक दंड आ रहा है, कितना हो गया 59। ये भयात है, ये भयात है। 59 दंड, इसमें पल नहीं है क्योंकि 54 पल का और 6 पल मिलकर एक दंड बन गया, तो दंड इधर चला आया। 38 20 58 दंड हो रहा है, एक दंड इधर से आ रहा है, तो 59 दंड भयात हो रहा है। भभोग नक्षत्रमान इसी में योग करेंगे। 26 40 ये उत्तरा फाल्गुनी का मान है, यहाँ पर इसी को जोड़ रहे हैं वर्तमान नक्षत्र। अब इसको यदि जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमको 4 5 4 9 9 में से क्या होगा 94 होगा। लिख लेते हैं। इसमें से 60 निकल जाएगा। एक दंड, जैसे यहाँ से एक दंड इधर चला आया तो 60 निकल जाएगा। शेष क्या बचेगा, शेष 3 बचेगा। 2 भाग में भी कर सकते हैं, हम एक भाग में ही करेंगे, समझा रहे हैं केवल। 34 बचा, दंड 1 बढ़ जाएगा। 8 6 14 और 1 आ रहा है तो 15। एक दंड आ रहा है तो 15 दंड हो गया। 15 का 5, 1 शेष, 3 2 5 और शेष 1 6। ये भभोग हो गया, भयात। उनसठ दंड भभोग 65 34 65 दंड 34 पल। भयात और भभोग दोनों ज्ञात हो गया। अब एक बार के लिए मान लेते हैं अन्य विधि को समझने के लिए। ये तो है, ये निकल गया, इसके आधार पर जो था वो निकल गया। भिन्न स्थिति होती तब क्या होता, यदि यहाँ पर इसको 16 कर लेते हैं। 16 इसका उत्तरा फाल्गुनी का मान 16 दंड 40 पल यदि होता तो ये वर्तमान नक्षत्र होता, जन्म नक्षत्र होता। इष्टकाल 20 दंड 6 पल है। इससे आगे है, इससे अधिक है, इससे आगे है, वो हस्त होता। कौन सा होता, हस्त। हस्त होता जन्म नक्षत्र। अब हमें हस्त के मान की भी आवश्यकता होती है। अगले दिन 20 जनवरी को हस्त है, भाई 32 दंड 56 कला 32 56 हस्त मान 32 56। अब समझिए
यहाँ पर हमने मान लिया इष्टकाल हमारा यही है, लेकिन यदि ये 16 होता अथवा इष्टकाल को भी बढ़ा सकते थे। और अच्छा ये होगा कि हम इष्टकाल को ही बढ़ा लें, इस 28 कर लिया। नक्षत्र जितना था उतना ही हमने छोड़ दिया, इष्टकाल को ही आगे बढ़ा लिया। दोनों स्थिति में एक ही नियम है। गत नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, वर्तमान नक्षत्र या जन्म नक्षत्र है हस्त, जिसका मान है 32-56। अब इसी विधि से इसका भी भयात भोग निकल जाएगा। इसमें अंतर केवल ये होगा कि जिस प्रकार से पूर्वा फाल्गुनी को का मान 60 में से घटाए थे, उसी प्रकार से यहाँ पर उत्तरा फाल्गुनी का मान घटाएंगे। और ये संक्षेप में कर लेते हैं, इसको अधिक अब समझने की आवश्यकता नहीं है। 60 दंड है, 60 दंड में से इसको उत्तरा फाल्गुनी मान, गत नक्षत्र मान, इसको हम घटा लेंगे। 26, 40, इसका हो जाएगा 20 और 33, 20, 60 में से 40 गया, 20, 60 कहाँ से आया तो एक इधर से ले लिए, 60 हो गया, 60 में से 40, 20 पल बच गया। और ये रहा 59, एक दंड देने के कारण 59 का 9 में से 6 गया 3, और ये है 5, अब क्योंकि एक इधर चला गया है तो 5 में से 2 गया 3। ये है बीते दिन, ये बीते दिन का नहीं है, ये इसी दिन का हस्तमान है। हस्त नक्षत्र में इतने काल तक 19 तारीख को भी चंद्रमा रहेगा। भयात सामान्य नियम से निकल जाएगा। भयात केवल इष्टकाल में नक्षत्र आरंभ काल को यहाँ पर घटा देंगे, 28-6 में 26-40 को घटा देंगे, भयात निकल जाएगा। ये निकालेंगे, इससे निकालेंगे भभोग। अब ये बीते दिन का नक्षत्र मान हो गया और हस्त नक्षत्र अगले दिन कब समाप्त हो रहा है तो 32-56 पर। यहाँ पर 32-56 का देखने में नहीं हो रही है, देखना होगा, फिर से ऊपर कर लेते हैं। 33, 20 और जोड़ देंगे इसको, 32-56 बराबर हो जाएगा 56 में 76, 76 में से 60 पल एक दंड बनकर दंड वाले भाग में चला जाएगा। शेष पल जो है 16 वो यहाँ पर बचेगा। 16 पल यहाँ पर आया, एक दंड इधर बढ़ जाएगा, 3, 2, 5 और 1 शेष 6, 3, 3, 6। इसका भभोग कितना है हस्त का 66 दंड 16 पल, 66 घटी 16 पल। और भयात साधारण तरीके से निकल जाएगा। जन्म नक्षत्र का आरंभ उसी दिन हुआ है। कब आरंभ हुआ? 26 दंड 40 पल पर आरंभ हुआ हस्त का, तो इसको इष्टकाल में ही उसको घटा देंगे नक्षत्र आरंभ काल को और सीधे निकल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे 28 6 घटाओ 26 40, ये आ जाएगा 6। अब 0 में से 0 में से 4 नहीं घट रहा है तो एक दंड से पल 60 पल बनाकर ले लेंगे और 6 में से 4 गया, 2 बचा शेष, 2 बचा शेष नहीं बचा, 2 घट गया, घटकर माना गया। यहाँ पर अब 7 होगा, 8 नहीं है, अब 7 है क्योंकि एक उधर चला गया है। 7 में से 6 गया 1, 2 में से 2 0। ये भयात है 1-26, ये भयात है। अब इस आगे की जो स्थितियां होगी इससे भी और भिन्न होगी। ये सामान्य, ये जो था सामान्य उदाहरण था। वीडियो लंबी हो गई है और इससे जटिल उदाहरण जो होगा, जैसे 6 होने पर, नक्षत्र वृद्धि होने पर, 6 नक्षत्र में 2 स्थिति बनेगी। 6 नक्षत्र में जन्म हुआ और 6 नक्षत्र समाप्ति के पश्चात उसी दिन अगले नक्षत्र में जन्म हो गया। वर्तमान नक्षत्र उसी दिन 6 नक्षत्र समाप्ति के बाद दूसरा नक्षत्र, अगला नक्षत्र जो है उसमें हुआ। 2 स्थिति 6 नक्षत्र की बनती है। तो इस दोनों स्थिति के लिए अलग अलग प्रकार से गणना होगी। इसी प्रकार से तिथि नक्षत्र वृद्धि यदि हो
एक दिन बीच में कभी कभी 60 दंड अहोरात्र इत्यादि इस प्रकार से जो लिखा रहता है बढ़ जाता है। जैसे पिछले दिन 4 बजे नक्षत्र का आरंभ हुआ, अगले दिन अहोरात्र पूरे दिन रात वही नक्षत्र रह गया, और फिर अगले दिन जाकर प्रातःकाल 8 बजे 7 बजे वह नक्षत्र समाप्त हो रहा है। ये दंडफल में भी होगा कि इतने 58 दंड पर आरंभ हुआ, एक दिन पीछे जाकर बीच में 60 दंड रहा, और अगले दिन 2 दंड 20 पल रहा। स्थिति बनती है और इसकी गणना भिन्न विधि से की जाती है। तो यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, रुचि रखते हैं, यहाँ पर साधारण तरीके से आपको सीखने से संबंधित चर्चा की जाती है। आपको विशेष चर्चा आलेखों में मिलेगी। वेबसाइट पर बहुत सारे आलेख हैं, प्रकाशित होते रहते हैं, और वेबसाइट का URL पंचांग.कर्मकांड-सीखें.in, यहाँ पर आपको URL दिख जाएगा, जिस पर जाकर आप, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। कर्मकांड सीखना हो तो कर्मकांड सीखने के लिए जो वेबसाइट है वो है कर्मकांडविधि.in, वो भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसी पर जाकर आप कर्मकांड से संबंधित आलेखों को पढ़ सकते हैं। कर्मकांड में रुचि हो तो कर्मकांड सीखने के लिए आपको बहुत सारे आलेख मिलेंगे। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।